अपनी अपना जो कार्यक्रम निश्चित था ना, हाँ, हाँ, हाँ। उसकी उसकी मतलब शुरुआत करते हैं, मतलब बिल्कुल। परिचय से, क्योंकि एक साथी और जुड़े हैं हमसे, दिल्ली से ही हैं, और एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे तो वो उस हिसाब से ठीक ठाक रहेगा, हाँ जी। है ना। हाँ। और अ, आशीष जी हमसे जुड़े हैं, दिल्ली से हैं, और हिंदी साहित्य के अच्छे अध्येता के रूप में इनका नाम लगातार मतलब दिखाई दे रहा है। आज हम बातचीत करेंगे, जो योगेश ने एक आर्टिकल लिखा है, आलोचनात्मक, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में। और मुक्तिबोध जिस प्रकार के कवि हैं और जिस प्रकार का उनको समझा जाता है, उन पर बार बार पुनर्पाठ करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, उनकी कविताओं को लेकर के एक आम पाठक में किस प्रकार की धारणाएं हैं, उन चीजों को लेकर के जो आर्टिकल लिखा है, उस पर हम बातचीत करेंगे। उससे मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम परिचय अपना आपस में ही कर लेंगे, छोटा छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय हो जाएगा। उसके बाद योगेश अ, अपना आर्टिकल जो इन्होंने लिखा है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, उन्होंने क्या सोच करके लिखा है, और किस प्रकार से इसमें उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। इसके बाद हम जो योगेश के अलावा दूसरे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो मुक्तिबोध की कविता के बारे में क्या सोचते हैं, और जैसे आर्टिकल पढ़ा है तो उस आर्टिकल के बारे में क्या सोचते हैं, किस प्रकार से योगेश, क्योंकि वो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है और लिखने के प्रारंभिक दौर में है, तो निश्चित रूप से ये बातचीत योगेश के लिए भी और हम सभी के लिए भी बहुत शानदार रहने वाली है, ऐसी उम्मीद मैं अभी से प्रकट कर रहा हूँ। और पहले से ही ये उम्मीद की जा रही थी कि जब भी कोई संवादात्मक ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से विकास के की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार हम परिचय देंगे अपना अपना। डॉक्टर ईशम, कृपया करके आप अपना परिचय दीजिए, बाकी साथियों को भी संक्षिप्त सा परिचय, आप क्या करते हैं, क्या किस प्रकार से, और क्या साहित्य में कैसी रुचि है, इस प्रकार से। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ईसम सिंह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ और दिल्ली सरकार में मैं लेक्चरर हूँ। लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा और साथियों से लगभग मिलता रहता हूँ। कई चीज़ें पढ़ी हैं, उनके बारे में डिस्कस भी करते हैं हम और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मतलब इस छोटे से कार्यक्रम में जुड़े, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। शैलेंद्र जी जुड़े हैं हमसे, शैलेंद्र जी से आग्रह है कि वो अपना परिचय दें और अपनी बात छोटी सी रखें परिचय के रूप में। मैं शैलेंद्र सिंह, दिल्ली सरकार में हिंदी व्याख्याता हूँ। साहित्य पढ़ने में रुचि है, बस इतना सा परिचय है। परिचय तो इतना सा तो नहीं है शैलेंद्र, खैर आप दोनों का ही, आप कविताएं लिखते हैं, डॉक्टर ईशम भी और आप भी, और गद्य में भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस प्रकार से परिचय हो जाए तो वो बेहतर रहता। खैर, कविता कविता लिखने पढ़ने का बचपन से किशोरावस्था से ही शौक है। पहले तुकबंदी की ज़्यादा कोशिश करते थे, अब भी गीत में मन है, गीत का भी थोड़ा, और बिल्कुल बिल्कुल। कहानियाँ, गद्य पिछले 5-4 साल से गद्य का अ, रुख किया है, गद्य की तरफ भी ज़्यादा झुकाव हुआ है। अभी एक उपन्यास चल रहा है, उपन्यास लिख रहा हूँ, गीत भी चल रहे हैं, गीत भी लिखता रहता हूँ, बस इतना है। तो शैलेंद्र भाई, अपने बीच में एक साथी जुड़े हैं जिनसे हम परिचय
मतलब लेंगे। लेकिन आपके बारे में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि जो हैं, ये ब्लाइंड हैं और बहुत पुराने हमारे साथी हैं। हमने मिलकर के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में काव्य गोष्ठियाँ और इस प्रकार के साहित्यिक आयोजन किए हैं। तो शैलेंद्र और हमारा तो बड़ा मतलब पुराना परिचय है, ये आपके लिए एक नया चीज़ होगी, एक नई चीज़ होगी। तो आशीष मिश्र जी हमसे जुड़े हैं साथियों, हम चाहते हैं कि वो भी अपना एक परिचय दें बहुत बेहतर ढंग से, ताकि दूसरे लोग भी उनसे अच्छे से परिचित हो सकें। आशीष जी। तो आप सबको मेरा नमस्कार। मैं भी हिंदी का एक सामान्य पाठक हूँ। कविताओं में मेरी खास रुचि है। मैं लिखता नहीं, मैं कविताएँ पढ़ता हूँ और कविताओं के ज़रिए व्यक्ति मन और हमारी सामाजिक ज़िंदगी को समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ खास लिखा नहीं है, छोटी-मोटी टिप्पणियाँ करता हूँ और वही सब करते हुए कपिल भाई जैसे और योगेश जी जैसे लोग दोस्त मिले हैं मुझे। यहाँ मैं आया इसलिए कि आप सब कुछ नए मित्रों से मिल सकूँ, कुछ गपशप कर सकूँ, कुछ नया सीख सकूँ और मुझे भी कुछ समझ में आए तो वो सब आपसे साझा कर सकूँ। इसी उम्मीद से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूँगा। शुक्रिया आशीष भाई। थोड़ा-सा ये और बता देते कि आप फ़िलहाल मतलब कहाँ रह रहे हैं और कहाँ से आपका मतलब जो आपका पृष्ठभूमि से है ना थोड़ी-सी, वो अगर आप बता दें तो बहुत बेहतर रहे। आप भी दिल्ली में ही या मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यूजी और पीजी किया है। 2013 में बीएचयू से केदारनाथ सिंह की कविताओं पर मेरे पीएचडी का काम था। दिल्ली विश्वविद्यालय से यूजीसी के पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप पर मैंने स्त्री काव्य भाषा पर अपना पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च जमा किया है। स्त्री कविता पर ढेर सारे लेख लिखे हैं, लगभग सारे ही प्रतिष्ठित कवित्रियों पर और 90 के बाद की हिंदी कविता पर लगातार वागर्थ में मैंने एक सीरीज लिखी थी। पिछले दिनों हिंदवी पर नए अन्य अनन्य नाम से नहीं, व्यक्ति विवेक नाम से 18 कविता संग्रहों पर मैंने एक सीरीज पूरी की थी। पेंटिंग में मेरी रुचि है, तो कभी-कभी पेंटिंग्स पर लिखता रहता हूँ। अभी दिल्ली में ही रहता हूँ और अनबाउंड स्क्रिप्ट नाम का एक पब्लिकेशन है, हिंदी इंग्लिश का, युवान और अनबाउंड स्क्रिप्ट, उसका संपादन देखता हूँ। इतना ही छोटा-सा परिचय नहीं, बहुत है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आपकी बिल्लियों में भी रुचि है ना? बिल्लियों में रुचि है। मैंने देखी है आपकी फ़ोटो। तो साथियों, योगेश जी हमसे जो हमारे आज के मुख्य आकर्षण बिंदु रहेंगे, जैसे मतलब अगर राजनीति की भाषा की उसमें बोले तेवर में, तो योगेश जी कृपया करके आप अपना परिचय संक्षिप्त दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, मेरा नाम योगेश है। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोधार्थी हूँ। भाषाबोध और दर्शन के परिप्रेक्ष्य में नई सदी के पहले 2 दशकों की कविताओं पे मैं शोधरत हूँ और इसके अलावा साल 2019 से मैं लगातार देश हरियाणा पत्रिका के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब मुख्य संपादक के साथ मैं तकरीबन वेबसाइट के संपादन में सहयोग कर रहा हूँ। बस इतनी सी बात है। इसके साथ-साथ कोशिश कर रहा हूँ कि कविताओं को लिख पढ़ सकूँ, उन्हें समझ सकूँ। कपिल जी, आप मतलब अपना परिचय दीजिए। साथियों, मेरा नाम कपिल भारद्वाज है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया है और एमफिल किया उसके बाद, और अभी फ़िलहाल मेरी पीएचडी जो है वो सबमिशन के दरवाजे पर खड़ी है। और मेरा काम जो पीएचडी का है वो जो गांधी
दर्शन को लेकर के लिखे गए जो हिंदी में नाटक हैं, उनको अपना विषय बनाया है। कविताएँ लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, गद्य में भी बहुत रुचि रही है, उपन्यास वगैरह पढ़ने का बड़ा एक जुनून सा एक दौर में रहा, लेकिन फिर चीज़ें ज़िंदगी और अस्त-व्यस्त रही, लेकिन फिर से जुड़े हैं और आप जैसे साथियों के साथ मिल कर के संवाद करके, बातचीत करके वही एक पूँजी है मात्र। इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं। एक काव्य संग्रह 2021 में आ चुका है और देखते हैं आगे क्या कुछ कर सकते हैं। वही मतलब बस यही है, एकमात्र उद्देश्य जीवन का कि साहित्य के प्रति थोड़ा-सा अच्छे से समर्पित रहा जाए। तो ये साथियों अपना परिचय सबका हो चुका है, एक-दूसरे से हम परिचित हो चुके हैं। तो आप सबको बता जो हैं वो स्कॉलर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और कविता पे काम करना इनका एक हमने देखा है जब भी बातचीत होती है कविता के केंद्र में, तो बहुत सुंदर तरीके से वो अपनी बात रखते हैं और जो खास करके मुक्तिबोध है, कुंवर नारायण है, केदारनाथ सिंह है, इन जैसे कवियों को लेकर के या हिंदी परंपरा में, हिंदी कविता की परंपरा में जो विशिष्ट नाम हैं, जिन्होंने कविता के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है, उनको लेकर के इनकी जो अ, ज्ञान की दिशा है वो निरंतर विकसित हो रही है। वो लगातार चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, चाहे वो आदिवासी कविता हो या फिर स्त्री विमर्श की कविता हो, उन सभी चीज़ों को अपने आस-पास होने वाली, घटित होने वाली कविताओं को भी ये देख परख रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में व्याख्यात्मक पुनर्पाठ शीर्षक से एक आर्टिकल लिखा है और आलोचनात्मक ये आर्टिकल है और बहुत ही बेहतरीन मतलब इन्होंने अपनी भाषा अर्जित करने की कोशिश की है। बाकी हम इसी पर बातचीत करेंगे। आज का विषय यही है मुक्तिबोध की कविता के विषय में। जिस प्रकार के भी आपके विचार हैं, जैसे भी उसी पर हमारी बातचीत रहेगी। तो मैं योगेश जी को कहूँगा कि आप एक बार अपना जो ये आर्टिकल है उसके विषय में, उसकी पृष्ठभूमि के विषय में और उसमें जो चीज़ें आपने कही हैं, जो बातें आपने कही हैं, उसको एक बार से मतलब एक बार इसका पुनर्पाठ ही कर दें तो बहुत बेहतर शुक्रिया रहेगा। कपिल। जी। तो इसमें मतलब मोटी-मोटी मैं कुछ बातें रखूँगा इसके संदर्भ में कि क्या ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि इतने लोगों ने लिखा है मुक्तिबोध के इस कविता के बारे में। मेरे को क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि मैं क्यों मतलब इस पे इतना समय लगा के एक आर्टिकल लिखूँ दोबारा से। तो इसमें पहली तो जो बात मेरे को सबसे महत्वपूर्ण और मैं ज़िम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि कुछ व्याख्याएँ मेरे को या तो गलत लग रही थी और या फिर अप्रासंगिक लग रही थी। किन मायनों में? जैसे सबसे पहले मैंने रामविलास शर्मा जी की किताब है नई कविता और अस्तित्ववाद, उनमें मुक्तिबोध पे लगातार नामवर सिंह की और इसकी रामविलास शर्मा जी की बहस है। उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो मेरे को बार-बार सामने से देख के परेशान कर रहे थे कि मुक्तिबोध इतने बड़े संभावनाशील कवि हैं और अभी भी मतलब लगातार निरंतर वो प्रासंगिक होते ही जा रहे हैं। उसके बावजूद मतलब इस तरह की चीजें हैं जो रूढ़ हो गया उनके बारे में, जैसे मुक्तिबोध तो जटिल कविता के प्रेत हैं या जटिल काव्य है उनका मतलब इस तरीके से। दूसरी चीज ये है कि जो मेरे बार बार मेरे माइंड में आ रही थी कि इस कविता में वस्तु के अलावा भी कुछ ऐसा है जिसको शायद अगर आलोचकों ने संजीदगी से बचा लिया होता तो आज इसके अभिव्यक्ति के लिहाज से इतने कठिनतम समय में भी हमारे पास एक ऐसा शिल्प मौजूद होता जिसमें जो चरम प्रतिरोध की मुकम्मल कविता भी संभव हो सकती थी। लेकिन हमारे यहाँ लंबी कविताओं में जो अभी हाल फिलहाल मैंने देखी है इधर देवी प्रसाद मिश्र जी की जो कविता है उसमें कहीं कहीं अंधेरे में कविता का शिल्प मिलता है और कहीं कहीं
धूमिल का मुहावरा मिलता है। ये एक अच्छी बात है जो इधर हो रही है, लेकिन मेरे को ऐसा व्यक्तिगत तौर पे महसूस हो रहा था कि कविता के शिल्प को बचाने की जो कवायद मतलब हिंदी में होनी चाहिए थी, वो शायद मेरे को मिली नहीं, या हो सकता है कि ये मेरी सीमा भी हो, मैं उन चीजों तक ना पहुंचा हूं जिनमें इस तरह की कवायद हुई है। तीसरी चीज जो मेरे को लग रही थी, क्योंकि मैंने 2 सेमेस्टर में इस कविता को पढ़ाया है एमए के बच्चों को, तो एमए के विद्यार्थियों का प्राय प्रश्न यही रहता था कि सर मतलब कुछ आसान भाषा में उपलब्ध नहीं है, या फिर गाइड ही है। अब जब से मैं आधुनिक कविता को पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक चीज कोशिश की है कि बच्चे गाइड में से ना पढ़ें, और कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं जो जिन्होंने गाइड को छोड़ा है। यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज में प्राय यही होता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए एक छोटा लेख मैंने लिखने की कोशिश की। जो सबसे छोटा भी लेख उपलब्ध है वो नंद किशोर नवल जी का लेख है, 4 लंबी कविताओं में। वो भी काफी अपने मतलब वितान में दीर्घ लेख है काफी। इसके अलावा मुक्तिबोध को यदि केंद्र में रखें, तो प्राय ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एक विशेष विचारधारा को लेकर मतलब कविता की व्याख्या की गई है। जैसे कि नंद किशोर नवल जी का जो लेख है बड़ा इम्पोर्टेंट लेख है कविता को समझने के लिए भी, लेकिन इन मायनों में एकांगी है वो लेख कि उसमें जितनी भी व्याख्या है वो फासिस्ट मतलब हमलों को लेके या फासिस्ट विचारधारा को केंद्र में रखते हुए की गई है, और उसके खिलाफ इसकी कविता को, मुक्तिबोध की कविता को बरता गया है। ये अपने आप में मतलब इसको सीमित करने जैसा है कविता को, कि वो अब जैसे फासिस्ट अगर हम देखें मुक्ति यहाँ अ, हिंदुस्तान में, इस देश में मतलब फासिस्ट होना एक बात है, उसके अलावा पूंजीपति होना अलग बात है। कोई आदमी किसी के अपने जाति के साथ मतलब उसके जाति से जुड़ा हुआ है, उसके सारे के सारे इंटरेस्ट जो है जाति में है, किसी के सारे इंटरेस्ट जो हैं वो धर्म में है, किसी के सारे इंटरेस्ट किसी और चीज में है, तो ये सब चीजें मिलके एक 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 तरह का ग्रुप तैयार करती है इसमें, भारत में। तो मुक्तिबोध की जो कविता है वो किसी एक वर्ग को चिन्हित करे ऐसा ऐसा उसकी मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो एक सीमा बन जाती है, उसकी दायरा बन जाता है। तो इसमें यह है कि अभिव्यक्ति इसके केंद्र में मेरे को लगी, और मेरे को वो लिखा भाई ये सारी की सारी जो दुराग्रह है वो किस क्लास में है भारत की। वो एक मतलब मैं जिस जिस क्लास से आता हूँ, मैं जिस वर्ग से आता हूँ, वो मध्यम वर्गीय वर्ग है। उसमें मध्यम वर्ग के कुछ लोग हैं जो जाति से प्रेरित हैं, कुछ धर्म से प्रेरित हैं, कुछ पॉलिटिक्स से प्रेरित हैं, कुछ फासिज्म से प्रेरित हैं, कुछ पूंजी से प्रेरित हैं। अलग अलग चीजों से प्रेरित होके एक पूरा ऐसा समूह बनता है जो अलग अलग तरीके से है। यदि उसकी एकांगी व्याख्या हो तो उसमें जितनी संभावनाएं हैं भारत के संदर्भ में और उत्तरोत्तर प्रासंगिक होने के संदर्भ में, वो सीमित हो जाती है एकदम से। और इसके अलावा मैंने ये महसूस किया कि जो अभिव्यक्ति है मुक्तिबोध की, इस कविता में जो अभिव्यक्ति है वो केवल मतलब सत्ता के विरोध में है ऐसा नहीं है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसमें संवादहीनता है, उसमें भी अभिव्यक्ति का लोप है, और वहां भी वो अभिव्यक्ति का ना होना अस्तित्व को मतलब अस्तित्व को खत्म करता है। वो मध्यम वर्गीय परिवार में संवादहीनता। तो ये मेरे को कुछ कुछ ऐसी चीजें थी कि जिनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा मेरे को जरूरी लग रहा था, कि इनके संदर्भ में यदि कविता को देखा जाए तो अभी वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस लिहाज से मैंने इसको देखना शुरू किया था, जब मेरा मतलब पहले पहल ये आइडिया माइंड में आया कि अंधेरे में कविता का पुनर्पाठ होना चाहिए। तब तक मेरे को ये आइडिया नहीं था कि इस पे मतलब अपूर्वानंद सर की किताब आ चुकी है। अभी मेरे को विश्व पुस्तक मेला में इस बात का आभास हुआ जब मैंने अमिताभ राय जी से बात की। उन्होंने मेरे को किताब दी, सभ्यता की यात्रा अंधेरे में, जो कि अभी मेरे पास आई है इसके बाद। उस किताब में भी बहुत सारी बातें हैं
जो जिस तरह की बातें मैंने मध्यम वर्गीय उसको केंद्र में रखते हुए की हैं, उस किताब में वो बहुत अपने विन्यास में बहुत बड़ी किताब है, उसमें भी इस तरह की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ही पहली बार किया है, नामवर सिंह ने इसकी व्याख्या बहुत सटीक ढंग से की थी और वही इसका प्रस्थान बिंदु भी है अंधेरे में पूरी की पूरी जो चर्चा है इस कविता पर। लेकिन कुछ सीमाएं हर एक विद्वान की होती हैं, नामवर सिंह की भी सीमाएं मेरे को आई। एक सबसे बड़ी सीमा मेरे को नामवर सिंह जी की ये लगी कि उन्होंने जैसे कहते हैं आमतौर पे भी काव्य भाषा में जो इकाई है वो शब्द है, भाषा की तरह वाक्य नहीं है उसकी इकाई। और शब्द अपने आप में क्या करता है, पूरा का पूरा अर्थ संप्रेषित करता है। लेकिन इस कविता के पाठ में जो बार बार मेरे को देखने में आ रहा था वो ये था कि वाक्यों पे ज्यादा जोर था, पूरे के पूरे वाक्यों पे। कुछ ऐसे शब्द थे जिनको मतलब या तो अनदेखा कर दिया गया था या वो छूट गए थे किन्हीं वजहों से। यदि उन शब्दों पे अधिक गौर किया जाए तो कविता का अर्थ अधिक स्पष्ट होता है और उससे ही संभावना बनती है कि पाठ केंद्र में रहे। यदि कविता का पाठ ही केंद्र में नहीं है तो फिर चीजें इधर उधर हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। यदि कविता का पाठ केंद्र में है तो हमें शब्दों पे ध्यान लगाना होगा, एक एक शब्द को। इसका सबसे मतलब मेरे को पुख्ता जो उदाहरण अभी ध्यान में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे मृत्यु दल, एक इसमें मृत्यु दल का जिक्र आया है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बिंब है इस कविता का, कि बैंड बाजा है, सारे लोग हैं, डोमा जी उस्ताद है, उसमें आलोचक है, विद्वान है, सभी कुछ है, न्यूज के एंकर है। लेकिन उसमें दो शब्द हैं, एक शब्द नहीं, एक मृत्यु दल है और बाद में मुक्तिबोध उसको मृत दल कहते हैं। मैंने जितना भी मतलब इस कविता के बारे में पढ़ा, मेरे को ये अचंभा था मेरे को कि मतलब किसी का ध्यान ही नहीं है इस पे। आजानु बाहु जैसे शब्दों का ध्यान नहीं है, शब्दों पर मतलब बहुत कम उस तरीके से ध्यान है। तो जो इसका एक एक शब्द है उस पे ध्यान केंद्रित करके मैंने पाठ को मतलब इस पर काम करने की सोची, जिसकी वजह से मैं मतलब इस पे टाइम भी लगा पाया और इसको पढ़ भी पाया। उसके अलावा मैं पीएचडी के शायद पीएचडी के कारण ही मतलब फिलोसफी मैंने पढ़नी शुरू की, दर्शन मैंने पढ़ना शुरू किया, काफी चीजें मेरे सामने आई। उसके इर्द गिर्द कुछ इतिहास और कुछ जो 21वीं सदी की समस्याएं हैं, मैंने महसूस किया कि मुक्तिबोध की कविताएं इस कविता में सिर्फ देश देश के और उसके ही संदर्भ में इसको सीमित करना उचित नहीं है। आज के समय में बहुत ज्यादा ऐसी समस्याएं हैं जो कि एक राष्ट्र की सीमा से बाहर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको एक राष्ट्र अपने आप में सोल्व नहीं कर सकता और उनकी तरफ मुक्तिबोध का एक भविष्य दृष्टा की तरह बहुत पहले 1964 में 1962 में जब ये कविता वो लिख रहे थे तब उनका ध्यान इसकी तरफ था। इसके अलावा एक चीज मेरे को महसूस हुई मुक्तिबोध की जीवनी पढ़ते हुए और मुक्तिबोध के बारे में जो उनके दोस्तों ने, रमेश यागी के उनके मित्र हैं, उन्होंने जो लेख लिखा है, हरिशंकर परसाई का एक मतलब संस्मरण है और एक समकालीन सृजन संचयन करके शंभुनाथ जी ने संपादित किया किताब, प्रतिलिपि इन्होंने कलकत्ता से छपिया, उसमें कुछ संस्मरण है। वो पढ़ते हुए मेरे को एक चीज महसूस हुई कि मुक्तिबोध जो है, मुक्तिबोध के बारे में सबसे ज्यादा फेमस है कि मुक्तिबोध अपनी कविताएं या मुख्यधारा का साहित्य पढ़ते हुए साथ में ये पढ़ते थे जो पॉपुलर लिटरेचर है, मतलब रोमांचक उपन्यास है, जासूसी उपन्यास है, ये पढ़ते थे। और रामविलास शर्मा को पढ़ते हुए मैंने ये पाया, मेरे को हैरानी हुई, मतलब हैरानी क्या, मैं परेशान हुआ ये पढ़कर कि उन्होंने इस फैंटेसी का, एक तो वो सबसे मेरे को हैरान करने वाली कि फैंटेसी में घटनाओं का क्रम ढूंढ रहे हैं रामविलास शर्मा और नामवर सिंह से प्रश्न कर रहे हैं कि अगर वो बंदा वो नहीं है तो फिर वहां कौन है, वहां कौन है। और ये फैंटेसी जबकि वो पता है मैं ऐसा नहीं मानता कि रामविलास शर्मा को नहीं पता होगा। अभी मैं रामविलास शर्मा की बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि सारी की सारी जो इसकी व्याख्याएं हैं इधर से ही आती हैं
और रामविलास शर्मा जी ने तो हद यहाँ पे की कि मुक्तिबोध की कविता को, जो कि फैंटेसी शिल्प में है, उसकी व्याख्या करते हुए वो मुक्तिबोध को मतलब एक सिजोफ्रेनिया में, मैं शब्द भूल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, उनको बोलते हैं वो सिजोफ्रेनिया नाम के किसी रोग से ग्रस्त एक मरीज, साइकोलॉजिकल मरीज मानते हैं। मैंने इन चीजों से मतलब थोड़ा सा अपना हाथ बचाया है व्याख्या करते हुए, क्योंकि आशीष भैया ने ही एक बार मेरे को मतलब हिदायत दी थी कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे बचना चाहिए। लेकिन यहाँ चूंकि हम बात कर रहे हैं, मैं इसलिए आपका ध्यान इन चीजों की तरफ दिला रहा हूँ कि किस तरह के से मतलब पाठ की व्याख्या के लिए मुक्तिबोध को एक सिजोफ्रेनिया का मरीज तक मतलब बताया गया है, और उनके आधार क्या है सिजोफ्रेनिया का मरीज बताने के, क्योंकि मुक्तिबोध मतलब फैंटेसी का शिल्प अख्तियार करके जिस कविता को मतलब लिख रहे हैं, उसमें वो ऐसे दृश्यों का निर्माण कर रहे हैं जो कि मतलब बिल्कुल काल्पनिक है, और वो मतलब सिजोफ्रेनिया का मरीज बता रहे हैं उनको। ये हैरानी से भरने वाला था मेरे लिए। तो मेरे को कुछ कुछ चीजें ऐसी लगी कि मुक्तिबोध जो है वो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा प्रासंगिक हुए हैं, और उनके बारे में बातचीत होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है कुछ छूट गया हो मेरे से, ध्यान में रखते हुए मैंने कविता पे लिखना शुरू किया। तो मैंने इसका पाठ मतलब मेरे गाइड हैं जो प्रोफेसर सुभाष चंद्र, वो देश हरियाणा पत्रिका के संपादक भी हैं, उनको मैंने पढ़ के सुनाया ये पाठ, और मैं मतलब आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और ये सुना भी। तो उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे को आइडिया दिया कि आप इसको ऐसा करो, ये लंबा पाठ है, जितने भाग बनते हैं या जितनी बातें आप कहना चाहते हो उसको उतने भागों में डिवाइड कर लो, ये छोटा हो जाएगा उस तरीके से, और ये गठित भी हो जाएगा अपने प्रारूप में। तो मैंने इसलिए इसको 10 भागों में मतलब डिवाइड कर लिया। पहला भाग जो है वो फैंटेसी पे केंद्रित है, कि जो फैंटेसी है या मुक्तिबोध का शिल्प है, मुक्तिबोध बिंब किस तरीके से घटते हैं, और उसकी कविता के पाठ का तरीका क्या है, उसके सूत्र क्या है, उस पे मैंने थोड़ी सी बातचीत करने की इसमें कोशिश की कि मुक्तिबोध के यहाँ फैंटेसी का अर्थ क्या है, क्योंकि फैंटेसी तो कोलरिज ने भी समझाया है, फैंटेसी को तो वर्ड्सवर्थ ने भी समझाया है, लेकिन मुक्तिबोध किस तरीके से फैंटेसी को देखते हैं वो समझना जरूरी था इस कविता के संदर्भ में, इस कविता को समझने के लिए। इसके अलावा उसके बाद मैंने हर भाग को कविता के, जो कि सबसे बाद का परिमार्जित पाठ है, चांद का मुंह टेढ़ा है, उसके उसमें जो 8 भाग है कविता के, उनको एक एक भाग को केंद्र में रखते हुए मैंने अलग अलग तरीके से इसमें डिवाइड कर लिया है, और इस तरीके से मतलब ये पूरा का पूरा पाठ निकल के आया है। कोशिश यही रही है कि जो अभिव्यक्ति है, जो बार बार जिस चीज से मुक्तिबोध टकरा रहे हैं, जिस चीज के साथ जद्दोजहद में है, कि जैसे ही वो अपने आप को अभिव्यक्त करने की सोचते हैं, तभी कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि उनको भागना पड़ता है वहां से। ये सिर्फ कविता में घटित हो रहा है जो कि फैंटेसी है बिल्कुल, या अभी जो बिल्कुल एक आलाप का समय है कि आप टीवी के सामने बैठे हो या मोबाइल के सामने बैठे हो, आप एक उंगली से ऐसे घुमा रहे हो, वो सामने का सामने बोला जा रहा है, आप कुछ सुन ही नहीं रहे, पूरा का पूरा डायलॉग के नाम पे एक आलाप पसरा हुआ है, 30-30 सेकंड की वीडियो है। उस पूरी की पूरी अवस्था में मुक्तिबोध के यहाँ ऐसा क्या है कि अभिव्यक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, और अभिव्यक्ति के सामने खतरे क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसे घटनाएं हैं कि जैसे ही जो काव्य नायक है वो अपने आप को अभिव्यक्त करने की सोचता है, किन किन रूपों में अभिव्यक्त करने की सोचता है, वो तुरंत वहां से फिर मतलब उसको एस्केप करना पड़ता है। ये हर पैरा में अलग अलग है, हर पैरा में अलग अलग है, जब तक कि उसकी रात कंप्लीट नहीं होती, सुबह उसका सपना खत्म नहीं होता, पूरी रात वो एक सपना देखता है। इसमें उसका तनाव है मुक्तिबोध का, भोगा हुआ जीवन है, सारी चीजें हैं। भोगा हुआ जीवन से मेरे को एक चीज याद आई कि जो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, जब सिगमंड फ्रॉइड को मैं पढ़ रहा था अभी हाल फिलहाल, मेरे सामने एक चीज आई महत्वपूर्ण, कि सपनों के बारे में बात करते हुए वो डिस्कस करते हैं, अभी लेटेंट ड्रीम है और एक मतलब
मेरे एकदम से माइंड से स्किप हो गया। 2 तरह के सपने वो बताते हैं। एक तरह के सपने कौन से हैं, जो बिल्कुल बचपन से उद्बूद हैं। बचपन से जो उनकी स्मृतियाँ हैं, वहाँ से वो जो सपना देख रहा है, वो सपना है जो दिमाग में आता है। एक सपना है जो बिल्कुल हाल-फिलहाल दिनचर्या से देख रहा है और जिसका मतलब अभी की दिनचर्या में अर्थ है, जिसका जो आज उसने दिन में देखा है, उसका उससे जो प्रेरित होके वो सपना देखता है। तो मुक्तिबोध की कविता अपने प्रारूप में एक सपना है, वो रात को पूरा सपना देख रहा है, फैंटेसी के रूप में देख रहा है। जीवनी पढ़ते हुए मेरे को कुछ ऐसी चीजें मिली, जैसे कि मुक्तिबोध अपने मतलब बचपन में पूरे के पूरे उनके पिताजी के पास एक हवेली थी और वो नागपुर में मेरे ख्याल से रहते थे। जब नागपुर महाराष्ट्र की स्टेट का नहीं, छत्तीसगढ़ की रियासत का हिस्सा था और उनके पिताजी पुलिस में थे। पुलिस में होने के कारण जो उनके बचपन है पूरा सिपाहियों के बीच में गुजरा है पूरा का पूरा। और वहां से मतलब जो कविता में है, जो घटनाएं उन्होंने बताई हैं, पत्रों में लिखी हैं, जो उनकी घटनाएं मिली हैं जीवन में, जो कि नंदकिशोर नवल ने साहित्य अकादमी से वो किताब छपी है। वहां से मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जो ये बिंब बना रहे हैं, कुछ बिंब बिल्कुल इनकी बचपन की स्मृतियों से उद्बूध है। वो एक मेरे को ऐसी चीज क्लिक की कि ये शिल्प को समझने का एक तरीका हो सकता है भाई, कैसे ये प्रक्रिया की कविता नहीं है भाई, अपने आप में कोई कविता बन रही है और वो प्रक्रिया में है हमेशा, ऐसी बात नहीं है। मुक्तिबोध ने कविता लिखी है, वो काव्य प्रवेश का ध्यान रखते हैं, वो अंत तक कविता को पहुंचाते हैं, वो कविता के मध्य का भी ध्यान रखते हैं, वो कविता में घटित होने वाली घटनाओं का भी ध्यान रखते हैं, हमेशा कविता प्रक्रिया में नहीं है। इस चीज के खिलाफ मतलब इस चीज के अपोज में मेरे को ये एक मतलब ऐसा बिंदु मिला जो मेरे लिए बिल्कुल नया था मुक्तिबोध की कविता को समझने के लिए। खैर, मुक्तिबोध ने देखिए भोगा सब कुछ था अपने जीवन में, इंटरकास्ट मैरिज और एक नौकरानी की लड़की से उन्होंने मैरिज की थी, उनकी बुआ के घर में जो लड़की थी। पॉलिटिकल स्तर पर उन्होंने हर जगह निष्कासन भोगा है नौकरियों में। किताब उनकी इतिहास की, उन पर प्रतिबंध उन्होंने भोगा है। आर्थिक समस्याएं सबसे ज्यादा मुक्तिबोध ने भोगी हैं। उनके दोस्तों ने मतलब नेमी जी ने और तमाम दूसरे लोगों ने उनका कर्ज चुकाया, और वो सब ये सर्वविदित तथ्य हैं, कोई ऐसी नई चीज नहीं है जिनकी तरफ मैं मतलब जो बता रहा हूँ। ऐसे में जिस जिस व्यक्ति ने जीवन के उस स्तर को मतलब बिल्कुल पारिवारिक उसमें भी माहौल में भी वो चीजें भोगी हैं, और बाद में ये आया कि जिस बुआ के घर वो रहते थे, उन्होंने सारी उम्र उनसे बातचीत नहीं की, जो नर्स थी। तो ऐसे ऐसे उसमें जिस जिस व्यक्ति ने उधार लेके अपने घर पैसे पहुंचाए हो कि ये मेरी कमाई का हिस्सा है, आप सिर्फ एक तरह की उसकी कविता में अर्थ की अपेक्षा नहीं कर सकते। वो बहुत संभावनाशील है, वो कई परतों में खुलती है और कई उसमें चलती है लेयर्स में, मल्टी डायमेंशनल उस वो मीनिंग मतलब कन्वे करती है। इस तरह से मैं सोचता हूँ इस कविता के बारे में। खैर, आप लोगों ने अब ये लेख पढ़ा है, मतलब इस पे मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी की टिप्पणियां। तो हम शुरुआत कर लेते हैं कपिल। तो योगेश, जो आपने बोला है वो मेरे को थोड़ा सा अव्यवस्थित लगा लिखने की बजाय, क्योंकि आपने लिखा बड़ा व्यवस्थित रूप से है और चीजों को बिल्कुल एकदम व्यवस्थित रूप से और क्रमवार तरीके से चीजें आपने लिखी हैं इस आर्टिकल में। लेकिन बोलने के दौरान आप कुछ चीजें स्किप कर गए। ऐसा लग रहा था कि आपने इसकी बोलने की तैयारी नहीं की मेरे हिसाब से। तो खैर, हम इस पर बातचीत करेंगे और करते रहेंगे। दूसरे लोगों के विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र,
मैं चाहूंगा कि आप इस आर्टिकल पे या मुक्तिबोध की कविता पे, उनके लिटरेचर पे अगर अपनी टिप्पणी देंगे तो बड़ा मतलब अच्छा रहेगा। शैलेंद्र जी प्लीज। मुक्तिबोध की कविताओं पे टिप्पणी मैं कर नहीं पाऊंगा। मुझे ये जो फैंटेसी का कॉन्सेप्ट है, इतना इस तरह का कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया। आर्टिकल पे थोड़ी टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी जी जी, स्वागत है। मैंने अंधेरे में पढ़ने की कोशिश करी थी, पर जो मुझे लगा, पठनीयता मुझे नहीं लगती मुक्तिबोध में, कुछ भी पठनीयता नहीं लगती। एक पाठक हूँ, हर पाठक अपना व्यू है, नहीं लगती। कभी-कभी ऐसा मन उभरता है कि पहली बात तो हिंदी साहित्य के पास कविता के पाठक पहले ही कम हैं, और फिर इस तरह से कविता को समझ करके पाठ करना, कवि तक इस तरह से पहुंचना, तो हजारों में 10-15 लोग होंगे तो होंगे, ऐसा कभी-कभी लगता है। और ये है कि यदि इस भागदौड़ का जो इतना बड़ा सिस्टम है, उसमें कवि इतना गहरा हो गया है कि आम जनसाधारण या जो सिस्टम है वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है सही से। वो उसको बड़े-बड़े लोग भी, जैसे रामनिवास जी, रामविलास जी का नाम इन्होंने लिया। बड़े-बड़े लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी तक ने उन्हें ये कहा, यार मुक्तिबोध को मैं समझ नहीं पाया भाई। नामवर सिंह जी ने एक बार बात करी, जी आपको मुक्तिबोध को देना चाहिए था पुरस्कार। तो इतने बड़े आलोचक लेखक जिस आदमी को समझने में थोड़े कम रह पा रहे हैं, प्रोफेसर्स को जिनकी व्याख्या कर करके समझाने पड़ रहे हैं जो लेखक, भाई उसको समझने में मैं भी अक्षम रहा, मैं भी नहीं समझ पाया। दूसरी बात, आर्टिकल मुक्तिबोध तो जटिल है ही, मेरे को तो जटिल भाई। दूसरी बात, आर्टिकल जो है ना, अगर थोड़ी सहज भाषा में हो जाता तो शायद हम तक ज्यादा पहुंच पाता। आर्टिकल में बहुत मेहनत करी गई है, निश्चित रूप से खूब मेहनत करी गई है। भाषा बहुत बढ़िया है। भाषा, दूसरे जो आलोचक लोग हैं उनका वास्ता दे दे करके बात कही गई है, उनके हिसाब से बात करी गई है। अब भी जैसे योगेश जी बोल रहे थे, तो ज्यादा बनावट पे बात हुई, लेख के बनावट पे बात ज्यादा हुई। लेख की शिल्प की बात आंतरिक जो चीजें हैं उन पे मुझे बहुत बड़े भावों का कोई संप्रेषण सा लग नहीं पाया। दो बातें हैं, एक आलाप का समय और मल्टी डायमेंशन है, या मल्टी लेयर्स में कवि खुल रहे हैं। खुद का व्यक्तित्व दुखद रहा है, कई कवियों को इस मामले में हम देख सकते हैं। और खैर, लेख वैसे बहुत भाषिक दृष्टि से तो हमें बहुत बढ़िया प्रौढ़ लेख लगा, पर अंधेरे में को ज्यादा हम समझ ही नहीं पाए, तो इस पर ज्यादा बात क्या करें। आप बात कीजिए, आप लोग। ठीक है बात आपकी, मतलब आपने जिस तरीके से समझा है, वैसे मतलब एक पाठक के रूप एक आग्रह तो रहता ही है कि चाहे वो कविता हो या फिर लेख हो, आर्टिकल हो, अगर उसकी भाषा अगर सहज रूप से तो ये आग्रह रहता ही है, हमेशा से ही रहा है भाषा का थोड़ा सा। इसीलिए मुक्तिबोध को मतलब इस प्रकार का कवि, जैसा योगेश ने बताया, इस प्रकार कोई का भी कवि हो या लेखक हो, उपन्यासकार हो, आलोचक हो, पठनीयता को मैं पाठक की दृष्टि से ये मानता हूँ कि पठनीयता पहली सीढ़ी है। अगर वो ही नहीं है तो विचार तो बहुत जगह मिल जाएंगे। साहित्य में पहली पठनीयता तो हो यार। ये खैर ये तो एक मतलब बहस में पढ़ने की बात हाँ 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 है हाँ हाँ हाँ, है ना। यही अभी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास डॉक्टर ईसम है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जन आंदोलनों में और विद्यार्थी राजनीति में भी। ये हमको समझाएंगे कि जैसे मुक्तिबोध की कई कविताएं जो हैं वो नारों के रूप में भी लोगों ने यूज की हैं, तो मुक्तिबोध को वो किस प्रकार से समझते हैं, बहुत अच्छे से क्योंकि इनका जो है जैसे सार्थर हैं या दूसरे लोग जो हैं, इनसे ज्यादा वास्ता रहा है। तो डॉक्टर ईसम जी कृपया अपनी टिप्पणी दीजिए हमें इस बारे में। सभी साथियों को फिर से नमस्कार। एक तो जैसे शैलेंद्र भाई ने बताया, इसी तरह से मैंने ना एक मैसेज किया था लैंग्वेज के रिगार्डिंग हमारे ग्रुप में।
तो एक तो भाषा शैली को लेकर के मुझे खास तौर से अगर एक मतलब ये बात भी कह सकते हैं हम कि यूपी का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, इस तरह का एरिया का बंदा अगर हिंदी में, इस कठोर हिंदी में क्लिष्टता में बात करता है तो समझ आता है हमें। खास तौर से हरियाणा के लोगों को तो हिंदी ऐसी होनी चाहिए कि हर बंदे को समझ में आए। जयशंकर प्रसाद बहुत कम लोग जानते हैं, नाम जानते हैं लेकिन अंदर ही क्या चीज है वो बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक इसी तरह से मुक्ति बोध भी ऐसे ही है। दूसरा, कबीरदास और प्रेमचंद की बात करें, वो इतने सरल है कि प्रेमचंद को हर बच्चा जानता है। तो वो फर्क है सारा लैंग्वेज का। एक दूसरा, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में जैसे विलियम शेक्सपियर को पढ़ा। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में इतना मतलब फेमस क्यों रहा, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो जो प्रोवर्ब होती है, फ्रेजेज होती है, लोकोक्ति बोलते हैं जिसको मुहावरे बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में वो मुहावरे, वो लोकोक्ति लेके आता था जो आम बोलचाल में थी। इस तरीके से सबसे बड़ा तो यही चीज है कि जो अंधेरे में है, ये लैंग्वेज का मुझे समझ नहीं आता, मुझे भाव अच्छा समझ में आता है। दूसरा, इसका जैसे जो काव्य संग्रह है, इसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। तो मतलब अनडाउटली जो मुक्ति बोध है वो अपने आप में एक क्रांतिकारी रहे हैं। उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उस तरह की बात करने के बजाय क्रांतिकारी रहे हैं। उनकी लेखनी जो अंधेरे में है, वो जिस पर्टिकुलर चीजों को उठाते हैं समाज में, जैसे असमानता है, आजादी से पहले क्या था, आजादी के बाद की बात करते हैं, उस तरह का परिवेश है उस समय का। उस सारे के सारे परिवेश में जिस तरीके से वो क्रांतिकारी चीजों की बात करते हैं, जो मुझे लेख में बहुत कम नजर आई। जिस हम मतलब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जिस हम गैर बराबरी के विरोध की बात करते हैं, जिस समानता की, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, उसमें वो चीजें छुपी हुई है जो कि लेख में निकल निकल के नहीं आई। और मुझे इस बात का तो बड़ा खेद होता है कि क्रांतिकारी लोगों की मूल चीजें, वो मूल भाव है, मूल मीमांसा बोलते हैं जिसको हम, अगर वो चीजें निकल के नहीं आए, उसके सिर्फ हम लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें कि इतनी जबरदस्त लैंग्वेज है, और उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मानता हूं उनका अपना एक स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं मानता हूं कि इन लोगों की भाव ज्यादा आगे जाना जरूरी है। लैंग्वेज का इस तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए। मैंने एक ना 15-20 दिन पहले कविता दोबारा पढ़ी थी, और वो कविता थी नवीन चौरे की। नवीन चौरे एक युवा कवि हैं, और उनका एक्टिंग का और भी जबरदस्त तरीका है। वो लिखते हैं कि सोच कर उंगली उठाना, कट रही है उंगलियां। तो अभी बात कर रहे थे हम कि कई बार हम लैंग्वेज को इसलिए भी जानबूझकर उसका स्ट्रक्चर देते हैं कि किसी को खले ना। जब हम ऐसे कवियों के ऊपर टिप्पणी करेंगे ना, जैसे ऐसे क्रांतिकारी कवियों के ऊपर टिप्पणी करेंगे, मुक्ति बोध को ही उठाया आपने, अज्ञेय को उठाया आपने, केदारनाथ सिंह, गोरख पांडे को भी उठाया आपने, अदम गोंडवी का अगर उठाया है आपने, अगर उस चीज को छोड़ देते हैं आप, मैं ये कहता हूं कि अगर प्रतिष्ठित कवि है तो उसको ज्यादा गालियां देनी चाहिए, उसको ज्यादा कटघरे श्रेणी में लेकर आना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठित है वो। और प्रतिष्ठा में भी दो चीजें मानता हूं मैं, एक प्रतिष्ठित सरकारी प्रतिष्ठित, एक प्रतिष्ठित वो जो जन कवि है, लोगों के बीच में है, नागार्जुन है कोई, उस विचारधारा का आदमी है कोई। बाकी साथी का तो बहुत अच्छा प्रयास है। और जो इसमें साथ में कुछ फैरिसन की बात की है, काफका की बात की है, किरकेगार्ड की बात की है, जॉन पॉल सार्त्रे की बात की है, तो अगर यहाँ पे मुक्ति बोध की बात करते हैं ना हम, तो मुक्ति बोध उनकी लास्ट सीढ़ी पे बैठा है। अगर आप जॉन पॉल सार्त्रे की बात करते हैं, उस दर्शन में राल्फ एरिसन की बात करते हैं, काफका की बात करते हैं, किरकेगार्ड की बात करते हैं, जो अस्तित्ववादी लोग थे, इनकी श्रेणी में अगर मुक्ति बोध को लेकर चलोगे तो मुक्ति बोध अंतिम पड़ाव पे लास्ट सीढ़ी पे बैठे हैं। जिनकी पहली सीढ़ी पे मैं काफका को, किरकेगार्ड को और जॉन पॉल सार्त्रे को रखता हूँ। उनकी कमी क्या रही वो उनको लोग क्यों नहीं जानते, क्योंकि लैंग्वेज उनकी भी इसी तरह रही है। आई थिंक सो आई एम, किरकेगार्ड कहते हैं कि आई थिंक सो आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। एक बार किरकेगार्ड अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, पंखा हिल रहा है, हाँ इस कमरे में पंखा है,
लाइट आ गई, हाँ लाइट आ गई, इसका मतलब लाइट है। फिर सोचता हूँ आई थिंक सो आई एम, भाई मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इफ यू आर नॉट थिंकिंग यू आर नॉट हेयर, यू हैव नॉट एग्जिस्टेंस। अगर आप नहीं सोचते तो आपका अस्तित्व नहीं है। और अंधेरे में कविता का मूल सार भी यही है कि अगर आप नहीं हैं तो तभी आप सोचते नहीं है, अगर आप हैं तो आप सोचोगे। और ये अस्तित्ववाद की कविता का पूरा सार लिखा है भाई योगेश ने। बस इतना ही कहूंगा साथियों, बहुत सारी चीजें हैं तो लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा, है गजब का। लेकिन जो मीटिंग बिठाई है और भी गजब की बात है, साथियों से बात करने का मौका मिला। मीटिंग तो बिठाई थी मीटिंग तो है। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ ओके सर, ओके, बड़ा अच्छा आपने बोला। हालांकि कविता के इर्द गिर्द बातें अभी भी कम ही हो रही है। आशीष मिश्र जी हैं डॉक्टर साहब अपने पास, और डॉक्टर साहब आशीष जी, मुक्तिबोध से बड़ा आग्रह किया जाता है। अभी भी हम ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो मिला है संजीव जी को, उस हॉल में बैठे थे और बराबर में ही एक प्रोफेसर बैठे थे, डीयू से रिटायर कोई आप जानते होंगे उनको, भाषा विज्ञानी थे कोई, उनकी बहुत सारी प्रोफेसर किताबें कांति। भी होंगी, हमने तो पहले उनका नाम कभी सुना नहीं था। तो उनसे भी बात के दौरान उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध तो कांतिलाल झा थे, क्या थे पता नहीं उनका नाम, हाँ। तो उन्होंने भी यही कहा कि मुक्तिबोध को तो मतलब जन स्वीकार्यता नहीं है, उनकी लैंग्वेज ऐसी है और वो कभी निराला नहीं बन सकते। तो ऐसा आग्रह एक पाठक, एक श्रोता मुक्तिबोध से इतना ज्यादा आग्रही क्यों हो जाता है? और ये डिबेट मतलब ये नहीं है कि ये 21वीं सदी, ये तो बहुत पहले से ही चली आ रही है, मुक्तिबोध के समय से ही, मतलब उसके भाषा के बारे में और उसकी जो जैसा उनका शिल्प है। तो प्लीज आप इस पर प्रकाश डालिए और अपनी बुद्धि के अनुसार हमें बताइए, थोड़ा सा अच्छे से हमें समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनके शिल्प के साथ लोग इतने आग्रही क्यों हो रहे हैं? आशीष जी। शुक्रिया कपिल भाई। जी सर। सबसे पहले मैं योगेश जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो अभी रिसर्च में हैं और इतनी गहराई से वो विषयों पर सोचते हैं, बल्कि किसी विषय पर इतने अंतर अनुशासनात्मक ढंग से सोच सकते हैं। वो इतने गंभीर हैं कि मुक्तिबोध को सोचने के लिए और विचार करने के लिए चुनते हैं, और सिर्फ मुक्तिबोध को नहीं, मुक्तिबोध की सबसे बड़ी कविता को वो विमर्श के लिए और बहस के लिए चुनते हैं। और अपने लेख में कहाँ से शुरू करते हैं, दुनिया भर के किन चिंतकों को जोड़ते हैं। वो साधुवाद के पात्र हैं और अपने बौद्धिक भविष्य के लिए शुभकामना के भी। योगेश जी का लेख मैंने मेट्रो में दौड़ते भागते कभी-कभी कुछ उसका अंश पढ़ पाया। अंश जहाँ-तहाँ से पढ़ा, इसलिए इस समय मेरे ज़हन में वो पूरा लेख भी नहीं है। उसका एक छाप है, वो यही कि कितने विस्तृत फलक पर वो मुक्तिबोध और मुक्तिबोध की कविता को देख रहे हैं। लेकिन अभी जो बातें उन्होंने कहीं, जो प्रश्न उन्होंने उठाए, उसे मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। ईसम भाई जो बोल रहे थे, मैंने उसे भी सुना। शैलेंद्र जी ने जो कुछ कहा, उसे भी मैं सुनता रहा। तो अब बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारी बातें हैं, उसमें से एक आध 2 प्रश्नों पर अगर मैं कुछ बोल पाऊँ तो बोलने की कोशिश करूँगा। उसमें जो कपिल भाई ने जो बात उठाई, वो ये है संप्रेषणीयता का प्रश्न और सृजनात्मकता का प्रश्न। जी। किसी किसी कलाकृति की संप्रेषणीयता और किसी कलाकृति की सृजनात्मकता, किस आधार पर किसी कलाकृति की, किसी रचना की, किसी साहित्यिक कृति का मूल्यांकन किया जाएगा? उसकी सृजनात्मकता पर या फिर उसकी संप्रेषणीयता पर? ये 2 पैमाने हो सकते हैं, होते हैं।
लेकिन कविता को पहले सृजन होना होगा, उसे क्रिएटिव होना होगा, मतलब भाषा में कुछ क्रिएट करना होगा। कविता कुछ क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है? कविता की 1000 सालों की लंबी परंपरा है। 1000 कवि तो हिंदी भाषा में हुए होंगे। मुक्तिबोध से पहले 100 कवि तो बड़े कवि हो चुके हैं। 50 महाकवि हैं और दुनिया की हर भाषा में महाकवि हैं। मतलब कविता की दुनिया एक ऐसे ब्लैक बोर्ड की तरह है जहां चौक रखने भर की भी जगह नहीं है। अगर आप वहां कोई एक नई बात भी कह लेते हैं, एक वाक्य भी नया बनाते हैं, तो आपका नाम दर्ज हो जाना चाहिए। कोई कोरा स्लेट नहीं है जहां मुक्तिबोध पैदा हो रही है। अब आप ये देखें कि इतनी लंबी कविता की परंपरा है और उतनी लंबी कविता की परंपरा में मुक्तिबोध क्या ऐड करते हैं, क्या जोड़ते हैं, और वो क्या चीज है जो मुक्तिबोध के पहले नहीं है। और एक बात का ध्यान रखिए, जब कोई भी कवि, कोई भी सर्जक कोई नई बात भाषा में या साहित्य की दुनिया में जोड़ता है, तो सिर्फ वो कविता में और साहित्य में नहीं जोड़ता, पूरी मनुष्यता की चेतना में एक नई चीज जोड़ता है, एक दरवाजा खोलता है, जहां से आप खुद को और अपने समाज को समझ सकते हैं, खुद और अपने समाज के बीच रिश्ते को समझ सकते हैं। हर बड़ा कवि सभ्यता के लिए एक नई खोज है, एक उपलब्धि है, वह एक दरवाजा है। अब इस बात को, जब मैं ये बात कह रहा हूं, तो अब फिर से आप इस बात पर ध्यान दें कि मुक्तिबोध ने क्या ऐड किया पूरी दुनिया भर की कविता में। मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। पहला, पहले हिंदी पर फोकस कीजिए कि हिंदी में क्या ऐड किया। मुक्तिबोध से पहले भारत की आजादी की लंबी लड़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन और पैदा होता हुआ एक मध्य वर्ग, औद्योगिकरण और शहरीकरण, शिक्षा आदि के जरिए एक मध्य वर्ग पैदा हो रहा है समाज में। और उसके दो खित्ते हैं, उच्च मध्य वर्ग भी है, निम्न मध्य वर्ग भी है। कस्बों से लेकर गांवों तक फैला हुआ है। वह मध्य वर्ग सिर्फ महानगरों में नहीं रहता, छोटे-छोटे कस्बों में रहता है। इलाहाबाद में रहता है, बनारस में रहता है। उस समय के इलाहाबाद और बनारस, आज के नहीं। 1955, 60, 64 के आसपास के ये शहर छोटे कस्बे जैसे थे। वह वह निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति अपने समाज में क्या झेल रहा है, वो अपने को कैसे परिभाषित कर रहा है, उसके दिमाग में क्या हलचल चल रही है। वह अपने समाज से खुद को जुड़ने और खुद को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं कर पा रहा है। वह अपने बारे में जानना चाह रहा है कि उसके आस-पास जो ये तमाम भीड़ है, जो मौज काटते हुए लोग हैं और गरीबी झेलते हुए लोग हैं, खेत में खटते हुए और उसी अनाज को बेचकर अरबों-खरबों रुपए बनाते हुए पूंजीपति हैं, यह सब क्या है और क्यों है? और इसके बीच अपनी ज़िम्मेदारी क्या है? उस व्यक्ति की ज़िम्मेदारी क्या है? इस समाज में जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था के नीचे बहुजनों का होता हुआ शोषण है। स्त्रियां हैं, आदिवासी हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, उद्योगों में खटते हुए मजदूर हैं। इस सब के बीच हमारी स्थिति क्या है और इनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? वह मध्य वर्गीय व्यक्ति सोच रहा है। इसके पहले पूरी हिंदी कविता में निम्न मध्य वर्ग कहीं है ही नहीं। पहली बार वो मुक्तिबोध की कविता में आ रहा है और वह अपनी चेतना के उन परतों को खोल रहा है अपने अवचेतन में, और अपने मूल्यों, सौंदर्य बोध, अपराध बोध, पाप बोध, अकेलापन, उदासी,
सफलता, असफलता जो कुछ अवचेतन में चल रहा है उसके, वह उसे खोल रहा है। उसे सामाजिक प्रसंग में समझने की कोशिश कर रहा है या अपने अवचेतन को ही सामाजिक संदर्भों में समझने की कोशिश कर रहा है। और वह सिर्फ एक व्यक्ति का अवचेतन नहीं है, बल्कि उस समय के करोड़ों लोगों का, करोड़ों निम्न मध्य वर्गीयों का अवचेतन है। यह एक नई चीज़ है। ये एक नई चीज़ ऐड कर रहा है। तो किसी भी कलाकृति को, किसी भी कविता को पहले सृजनात्मक होना होगा। समाज के प्रति कोई नया नज़रिया, किसी समय में व्यक्ति मन को या व्यक्ति के ज़िंदगी को समझने का कोई नया नज़रिया देना होगा। कोई नया सौंदर्य बोध पैदा कर। इसके पहले किसी ने चाँद का मुँह किसी सुंदर या प्रेमिका की तरह देखा होगा या और खूबसूरती से देखा होगा। पहला कवि है जिसने कहा कि इस चाँद का मुँह टेढ़ा है। जिसके यहाँ सारे ही सौंदर्य के प्रतिमान बदल गए हैं। सांवला है। कितनी बार सांवला दोहराया जाता है। आप सोचें कि पूरे सौंदर्य बोध में सांवलेपन की कोई खूबसूरती नहीं थी कविता में। पहली बार उसने कहा कि सांवलेपन में भी एक खूबसूरती है। कविता आनंद का विषय थी। उसने कहा नहीं, बौद्धिक संघर्ष, आंतरिक संघर्ष, व्यक्ति मन का संघर्ष कविता का विषय है। और यह सब कोई छोटी चीज नहीं थी। तो पहला, कविता और कलाकृति के लिए सबसे पहले सृजनात्मक होना जरूरी है कि वह क्या ऐड कर रहा है, क्या वो कविता जोड़ रही है। तो मुक्तिबोध की कविता, या जैसे मान लें कि सिर्फ मुक्तिबोध ही, नहीं क्यों नहीं मैं नहीं भैया, शायद लंबा आप बोल जारी रहा हूँ रखिए, और आप ठीक बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अब यहीं खत्म कर देना चाहिए। अ, अच्छा बोल रहे हैं सर। तो अब जैसे कपिल भाई, शैलेंद्र भाई, जी सर। हाँ, अब जैसे एक चीज पर ध्यान दें, रईस के बाद मुक्तिबोध के साथ रघुवीर सहाय आते हैं ना। रघुवीर सहाय को सामान्यतः ये कहा जाता है कि उनमें कविता ही क्या है, पूरी तरह से अखबारीपन है, ना उसे गाया जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है, ना अपने सबसे कोमल क्षणों में आप रघुवीर सहाय को नहीं पढ़ सकते। लेकिन आप एक बात पर गौर करें कि मुक्तिबोध के बाद वो आते हैं और पूरे लोकतंत्र के बाद जो भारत में नागरिक पैदा हुआ, नागरिक ना, जो सिविल सोसाइटी पैदा हुई, जो मत देने वाला मतदाता पैदा हुआ, उसके पहले पूरी कविता में मतदाता कहीं है ही नहीं, नागरिक है ही नहीं, व्यक्ति है। वो बुर्जुआ है, वो सरबहारा है, वो मजदूर है, वो स्त्रियां हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन नागरिक नहीं है। मतदाता का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पूरी कविता में। वो रघुवीर सहाय हैं जो पहली बार हिंदी कविता में नागरिक, एक नागरिक के रूप में व्यक्ति का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। एक मतदाता के रूप में व्यक्ति का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कविता में। और आप देखें कि एक सामान्य मतदाता और एक सामान्य नागरिक की जिंदगी में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ घट रहा है, उसे करुणा और व्यंग के उस ऊंचाई से कहते हैं कि आप जब उसे पढ़ते हैं तो लगता है कि आप अपने आसपास, रामदास कहीं आपके आसपास है, जिसे आप जानते हैं, जिसे आप देखते हैं। यही कारण है कि इस समय सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले कवियों में रघुवीर सहाय है। कविता में संप्रेषणीयता, और संप्रेषणीयता का भी क्या मामला है जानते हैं शैलेंद्र भाई? जो जी, चीजें जी, जी। कहने के जो तरीके समाज में पहले से प्रचलित होते हैं, जी सर। अगर उस तरीके से बात कही जाती है तो बात संप्रेषित होती है। जैसे बहुत सारे छंद, गीतों के बहुत सारे धुन, कविताओं के और गीतों की बहुत सारी जो है शैली और उसकी बहुत सारी लय पहले से बने हुए होते हैं। हमारे कान और हमारी जीभ जो है उनके अनुकूलित होते हैं। जब उस सर शैली में, उस सर भाषा में कोई ये बात कही जाती है तो ज़्यादा संप्रेषणीय होती है। हाँ, शैलेंद्र भाई। सर ये तो खैर एक पहलू है बात का कि हाँ, कहा गया हो उस पर ही बात आगे बढ़ाना अधिक संप्रेषणीय है। परंतु जैसे और कवियों ने भी अपनी नए ढंग से बात करी है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। केदारनाथ सिंह की बात कर लो, कुंवर नारायण की बात कर लो।
और बहुत सारे कवियों ने भी बात करी है अपने ढंग से, नए ढंग से, परंतु जितने अपठनीयता मुक्तिबोध में मिली है, उतनी शायद ही किसी कवि में मिली होगी। और जो ये बात रही निम्न मध्य वर्ग वाली, कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग इससे ना भी सहमत हो कि मुक्तिबोध ही पहले लेके आए हैं, और रहा फैंटेसाइज करना, वो वेस्ट की कॉपी है। शैलेंद्र भाई, एक दो चीजें। बड़े से बड़े कवि को, जिसे आप संप्रेषणीय कहते हैं, शुरुआत में जब आप उनकी कविताएं पढ़ते हैं, उन पर लिखी हुई आलोचना पढ़ते हैं, तो पता चलेगा कि यही प्रश्न उठाया जाता है कि वो बेहद असंप्रेषणीय है। छायावादी कविता तक भी निराला को भी, पंत को, प्रसाद, जिसे हम इतना पहले सर वो भुवनेश्वर ने तांबे के कीड़े लिख दिया। फिर ये हाँ। मतलब अगर चांद का मुंह टेढ़ा लिख गए तो इसमें भाव की बढ़ाई चाहिए ना सर, साहित्य को तो भाव की उच्चता चाहिए ना सर। लेखक तो वहीं जाकर के पाता है ना कुछ, जब भाव का कोई नई बात कर दे, भाव का कुछ ऊंचाई दिखा दे और जनता तक पहुंच जाए। एक मतलब मैं जो बात कह रहा था, हाँ जी सर, आप किसी कहिए। थोड़ा बोलिए, कोई आप कहिए अपनी बात। किसी समय जब कोई काव्य आंदोलन पैदा होता है या कोई कवि आता है, किसी नए तरह का एस्थेटिक्स आता है, तो सबसे पहले उसकी आलोचना ही होती है। पहला प्रश्न छायावादी कविता तक पर भी यह प्रश्न पैदा हुआ कि ये बहुत असंप्रेषणीय है, यह छंदहीन है, इसमें तो कोई लय ही नहीं है। लेकिन आज जब हम उसी छायावादी कविता को पढ़ते हैं, तो हमें पंत को बहुत चाव से पढ़ते हैं, हमें बहुत संप्रेषणीय लगती हैं वो कविताएं। निराला को हम इतने चाव से पढ़ते हैं, निराला की कविताएं नहीं छापी गई कि वो जो है लय और छंद से खारिज कविताएं हैं। प्रसाद के संदर्भ में भी इसी तरह की बाद में बातें हुई। जब तक उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा तब तक कविताएं पसंद की गई, बाद में बहुत सारी उनकी आलोचना हुई। तो इसी तरह से अज्ञेय के बारे में, अज्ञेय की बहुत तरह की आलोचना हुई। उनकी नई कविता की जो उन्होंने हिमायत की और प्रतीकों को और बिंबों को बदलने की बात कही, उस सब के चलते बहुत आलोचना हुई। लेकिन धीरे-धीरे वही जो असंप्रेषणीय लगती थी कविता, संप्रेषणीय हो गई। उसे संप्रेषणीय बनाने में हमारा शिक्षा माध्यम, हमारे सिलेबस, हमारी आलोचना, मीडिया, ये सब मदद करती है। ये सिखाती है कि किसी खास तरह के एस्थेटिक्स को और किसी खास तरह के कवि को कैसे समझा जाए। मुक्तिबोध आज से 40 साल पहले जितने असंप्रेषणीय लगते थे, अब नहीं लगते। 1 मिनट आप मुझे थोड़ा समय दें, कोई गेट पर है, मैं गेट खोल दूँ, आ जाओ। तो जितने असंप्रेषणीय लगते थे, मुक्तिबोध अब उतने असंप्रेषणीय नहीं हैं और उनका बड़ा पाठक वर्ग भी बढ़ा है। तो खैर ये इसमें अगर जाएँगे तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। मेरा सिर्फ़ ये कहने का मतलब था कि किसी भी सृजन और कलाकृति का सबसे मूल जो पैमाना है, वो उसकी सृजनात्मकता में है कि वह भाषा के स्तर पे क्या ऐड करता है, शैली के स्तर पर क्या। हाँ, और एक बात जो शैलेंद्र जी आपने ये कही कि उन्होंने पश्चिम की नकल की है। किसी भी कवि की अगर आप एक कविता शेयर कर देंगे, जिसमें मुक्तिबोध की नकल जिसका नकल आपको लगे कि मुक्तिबोध ने किया है, या कविता को नकल नहीं नहीं, कर रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि फैंटेसाइज किया जाने लगा था, नहीं, फैंटेसी जो नहीं, था। नहीं, 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 मैं दुनिया दावा की देन तो करता है हूँ, नहीं फैंटेसी। मैं यही दावा करता हूँ इतने मित्रों के सामने, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, किसी भी दुनिया के किसी कवि की कोई कविता आप शेयर कर देंगे, हम लोग उस पे बहस कर लेंगे। एक कविता आप शेयर नहीं कर सकते। क्या दुनिया भर की फैंटेसी की कविता शेयर नहीं कर सकते सर? नहीं, कोई कविता ठीक है सर। मुक्तिबोध आशीष सर, जी, जी। आशीष सर, हम कर देंगे एक सर आपको शेयर। एसटी एसटी कोलरिज फैंटेसाइज है। की आप कविता कर आप देंगे सर शेयर। एसटी कोलरिज ने लिखा है बायोग्राफी लिटरेरिया। आप कितनी कविताएं शेयर हो मुक्तिबोध जाएंगी सर? नहीं, बिल्कुल ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों का मौजूद है। आप ठीक ईसम है भाई, सर। मैं नहीं आपसे कह रहा हूँ कि सर, उसमें मैं ये कविता नहीं कह रहा, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ उसमें ना फैंटेसी, इमेजिनेशन, मोस्ट ऑफ जो 1912 के बाद, क्योंकि 12 के आसपास की कविता है बायोग्राफी लिटरेरिया, क्रिटिसिज्म है उसका। हुँ, उसके बाद है ना, उसके बाद बहुत सारी चीजों में ना पूरा इफेक्ट आया, चाहे मैं अमेरिकन, इवन मैं अमेरिकन, कनाडियन और इस साउथ अफ्रीकन भी है ना, जो ईसम ईसम पोस्ट भाई, कॉलोनियल।
मैं ये जानता हूँ कि पश्चिम में फंतासी क्या है और वो किस सेंस में आता है और उसकी जी, कॉलेज ने क्या लिखा है और बाकी लोगों ने क्या लिखा है। मैं सिर्फ़ यह जी, बात कह रहा हूँ कि मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता एक तरफ रख लीजिए, दूसरी तरफ दुनिया की किसी भाषा की कोई कविता आप शेयर कीजिए, हम लोग उसकी तुलना करेंगे, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे, इसका एक्सटेंशन होगा, जी, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, वो और जी, जी, सर बिल्कुल, हमने बिल्कुल। ये नहीं कहा कि कविता नकल है, हमने कहा था कि फैंटेसी कोई नई चीज नहीं है। नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, फैंटेसी कोई नई चीज़ थोड़ी है, वो तो कॉलरिज ने उस पर पूरी उसके पहले दशकों पहले लिखा है बहुत खूबसूरती से। लेकिन कविता में जो खोज की है हमने कविता मुक्तिबोध को ने नकल नहीं कहा सर। हाँ, हाँ, तो ठीक बात है, फिर तो हम लोग सहमत हैं। दूसरी एक और क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा था जो अभी अ, भूल गया सर शायद। थोड़ा पठनीयता पर कुछ अगर आप कहें थोड़ा, पठनीयता पर और लेखकों की कवियों की पठनीयता और मुक्तिबोध की पठनीयता में थोड़ा नहीं, विचार नहीं करें। अगर अगर जो है कुँवर नारायण ज़ाहिर है कि कुँवर नारायण मुक्तिबोध नहीं है, क्योंकि उन्होंने कविता में कोई इतनी बड़ी खोज नहीं की है, जिस स्तर की खोज एस्थेटिक्स में और भाषा में और शैली में मुक्तिबोध ने की है। आपने जिन-जिन का नाम लिया धूमिल मुक्तिबोध सर, के बाद के कवियों की, धूमिल बिल्कुल मुक्तिबोध के किसी कड़े के कवि नहीं हैं। मुक्तिबोध के घुटने बराबर धूमिल की ऊँचाई नहीं है। मुक्तिबोध ने सर धूमिल ने मेरी बहस खत्म हो गई है। नहीं, नहीं। धूमिल ने एक खोज की कि जो भाषा और जो राजनीति उस समय मौजूद थी, उसको बेहतर तरह से कैसे कहा जाए। उसको मुहावरे में, उसको खूबसूरत जुमले में, उसको खूबसूरत वाक्यों में कैसे पिरो दिया जाए, ना? लेकिन उन्होंने जी, जी एस्थेटिक्स की आप इस एस्थ मामले में हम अब बहस नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल। मत थोड़ा दूसरे तरह के निकल गए हैं बात हाँ, आगे। हाँ, बिल्कुल थोड़ा-सा असहमत मैं नहीं हूँ। धूमिल को क्या पता किस तरह से देखता हूँ, वो मेरा भी व्याख्यान लंबा हो जाए और आपकी बात फिर लंबी हो जाए। हम हाँ, चाहते हाँ। नहीं इस बात को इस बिल्कुल, ढंग से, हम बिल्कुल। इसको सही चर्चा के बात। ढंग से ही चाहते हैं। सही बात है, सही बात है। तो बिल्कुल लेकिन आप अपनी बात जो है करते हुए ना धूमिल के साथ कुमार विकल को भी पढ़िएगा या धूमिल के साथ कविता और उस समय के अतिवाम जो कविता है, जो नक्सलाइट कविता है, उसके बाकी कवियों को भी पढ़िएगा तो पता चलेगा कि धूमिल और बाकी कवि क्या कर रहे हैं। धूमिल कितने बाद आते हैं उन बाकी कवियों के। तो खैर शैलेंद्र भाई पता नहीं क्या-क्या मैं बोले जा रहा हूँ और बाकी दोस्त ऊब रहे होंगे। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी इतना ही मानूँ कि कंपैरेटिवली इस तरीके से नहीं कहना चाहिए हमने कि धूमिल ऐसे नहीं है, क्योंकि धूमिल का अपना इंटरेस्ट है, धूमिल का अपना टेस्ट है। हाँ, 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 बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं। हुँ, और लेकिन कुँवर नारायण का अपना टेस्ट है, केदारनाथ सिंह जी का अपना टेस्ट है। अगर हम नामवर सिंह जी को, बिल्कुल। रामनिवास शर्मा को, शुक्ल को बराबर खड़ा करके ये कह दें कि वो तो कोई है ही नहीं, वो तो ये नहीं, नहीं, मानसिकता थोड़ी-सी हम कई कटघरों में खड़े कर लेंगे अपनी नहीं, मानसिकताओं को। नहीं, मैं ये आखिर किसी चीज़ के महत्व को समझने के लिए तुलना करने की ज़रूरत तो होती है ना। हम दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं, तो ढेर सारे ब्रांड के कपड़े होते हैं। हम तुलना करते हैं कि ये जॉकी से बेहतर है, ये प्यूमा से बेहतर है, ये फला से बेहतर है। किसी चीज़ के वैशिष्ट्य को समझने के लिए तुलना करने की ज़रूरत होती है। हम किसी चीज़ को शून्य में नहीं समझ सकते, बिना तुलना किए तो नहीं समझ शून्य के बराबर ही था, घुटने बराबर ही नहीं रहा कभी। हाँ, मैं शून्य ये कहाँ है सर? हाँ, आशीष घुटने भाई, के नीचे है। आशीष आशीष जी, हाँ, हाँ। ये आज की गोष्ठी का मतलब सूत्र वाक्य रहा और बड़ा शानदार आपने कहा। मुक्ति बोध के घुटने के बराबर भी मतलब तुम मिली। ये तो हाँ, लाजवाब कह दिया आपने, ये कमाल कर दिया आपने। ये सारे आलोचक मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और भाषा का इस्तेमाल करते होंगे लोग, लेकिन हम्म, ये बिल्कुल बिल्कुल। सामान्य मत है, इसके बारे जी में जो जी। लोग कविता समझते हैं और उसकी भाषा समझते हैं। अच्छा आप कपिल भाई, हाँ जी हाँ मुझे जी हाँ जी। लग रही है भूख और मैं अच्छा। अभी-अभी ऑफ़िस से आया था, सारे दोस्तों को सुनने की लालच में मैं बैठा रहा पूरी तरह से, तो मुझे अनुमति दीजिए और शैलेंद्र भाई और ईशान भाई का ख़ास तौर से हम्म, ईशम भाई का ख़ास तौर से और हम्म, चूँकि उनके नाते ही बात थोड़ी आगे बढ़ी, बिल्कुल हम लोग ऐसे ही बिल्कुल। कभी-कभी बातचीत करते थैंक रहें, यू सर। जी तो एक बिल्कुल सर, दूसरे मीटिंग करते जी रहेंगे, सर, मिलते जी रहेंगे, हम सर। ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, तो ठीक है योगेश भाई और और कपिल भाई बातचीत से ही बात निकल अंदर काटो मत अभी। तो नहीं काट नहीं रहा हूँ, मैं काट सकता ही नहीं हूँ। योगेश
भाई लेकिन हाँ। मुझे भूख कोई लग नहीं, रही है और मैं आप सच खाना में खाओ आशीष भाई, आपका हाँ। स्पेशल हम 1 घंटे का व्याख्यान रखेंगे। अरे ऐसा मत करो यार। नहीं प्लीज, आपने यही मानना हम पड़ेगा लोग ये। इतने लोग ही 2-4 लोग मिलके बतियाते रहेंगे, ये जी ज़्यादा जी, जो है ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ठीक है बात। और जी इसमें जी, जो भी लोगों को जोड़िए, शैलेंद्र भाई, ईसम भाई और ठीक है, बाकी नमस्ते इसी तरह भैया। से कुछ लिखने पढ़ने वाले चुनिंदा लोगों को ही जोड़िए, भीड़ जी कभी जी मत जी, दिखाइएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ जी। ठीक है फिर ओके सर, योगेश आप भाई, थैंक यू। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। मतलब मैं शुरू से याद करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने ये आर्टिकल भेजा, तो और ये संयोग ही है कि मतलब मैं ट्रैवलिंग में था और उसी दौरान मैंने इस आर्टिकल को देखा, और ट्रैवल करते हुए मैंने इसके 5-6 पेज पढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या लगा, एक तो आप मतलब अपनी शुरुआत जो है वो मुक्तिबोध से कर रहे हैं, एक तो यही अचंभित करने वाली चीज थी। दूसरा, एक कविता को लेकर के, और उस कविता को लेकर के जिसके बारे में हिंदी आलोचना में लगातार एक मतलब एक परंपरा सी बनी हुई है उस पर बातचीत करने की। और फिर मुझे फिर वो चीजें याद आई जब मैं मुक्तिबोध को पढ़ता था, या मैं मुक्तिबोध को समझने की कोशिश करता था, या मैं मुक्तिबोध की कविता पर अन्य अन्य लोगों से, स्कॉलरों से, या मतलब दूसरे बाहर से आए हुए लोगों से बातचीत करता था, प्रोफेसरों से बातचीत करता था मुक्तिबोध की कविता के बारे में। क्योंकि मुक्तिबोध की कविता, जैसा मैंने बार बार एक प्रश्न यहाँ भी इस गोष्ठी में उठाया कि लोग इतने आग्रही क्यों हैं, कि मुक्तिबोध की कविता से ये उनका जबरदस्त आग्रह रहता है कि मुक्तिबोध एक जटिल भाषा है उनकी, एक फैंटेसी है जो आम आदमी के समझ में नहीं आती। तो इतना आग्रह क्यों रहता है, वो सहजता के प्रति इतना मतलब अ, इत, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है उनके उनके पास, पाठकों के पास, कि वो हर कवि को अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है और ये हमेशा से बना हुआ है। और मुक्तिबोध की कविता को लेकर, उनके शिल्प को लेकर के भी, तो इसमें बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के दौरान मुझे मैंने पाया कि जो पाठक वर्ग है, उनको इतना आग्रही न होकर के मुक्ति बोध के शिल्प के अनुसार ढलना चाहिए। और मुक्ति बोध की कविता को समझने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी होगी, बहुत अध्ययन करना होगा। वो कविता में किस प्रकार से चीजों को, अपने प्रतीकों को लेकर के आते हैं। जैसे एक कविता में उन्होंने अमेरिका की एक लाइब्रेरी का जिक्र किया। अब जिसने अमेरिका की लाइब्रेरी का नाम पहले कभी सुना ही ना हो, तो उसके लिए मुक्तिबोध का ये प्रतीक जो है वो बड़ा दुरूह जान पड़ेगा। और यही समस्या बनी रही है। मुक्तिबोध जैसा आशीष मिश्र ने कहा कि कोई भी क्रिएटिविटी में नई चीज लेकर के आता है, उसी का नाम मतलब लिखा जाता है। तो मुक्तिबोध जो है, जिस प्रकार का नयापन, फैंटेसी और अपने शिल्प में लेकर के आते हैं, और एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, और मध्य वर्ग की दुश्चिंताओं की बात है, और बड़े गंभीर गंभीर दुश्चिंताएं जिस प्रकार की है मुक्तिबोध लेकर के आते हैं, वो उसका बड़ा कलेवर अन्य कवियों से अलग कर देती है। तो ये तो थी मुक्तिबोध के की बात। जहाँ तक आपके मतलब इसके आर्टिकल की बात है, मैंने ये आर्टिकल 5-6 पेज तो उसी दौरान पढ़े, फिर ये कुछ मैंने कल पढ़ा और कुछ आज पढ़ा। ये आर्टिकल मैंने खत्म किया आज ही। तो इस आर्टिकल का, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जैसे मैंने आर्टिकल का इसका टाइटल देखा, तो बड़ा एक रोमांच पैदा हुआ। और क्योंकि आप अपना जुड़ाव रहा है, कई सालों से हम एक दूसरे की रचना धर्मिता को देखते रहे हैं, और सोचने की प्रक्रिया को, रचना धर्मिता तो क्या है, अभी तो मतलब बिल्कुल प्रारंभिक ही दौर है अपना दोनों का ही। तो ये भी एक विशेष मतलब एक चीज हुई, एक रोमांच इसलिए ज्यादा हुआ कि योगेश मुक्तिबोध पे आर्टिकल लिख रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर जैसे जैसे मैं हेलो आगे बढ़ता चला गया। हेलो हाँ जी, हाँ जी।
हाँ ठीक है कॉल कट एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था यार। ओके कोई नहीं अभी जुड़ गया अब। तो योगेश मैं कह रहा था कि जैसे जैसे मैं आर्टिकल मतलब जैसे मैंने पहला पेज कंप्लीट किया, जैसे आपने पहले पेज पे ही इसका टाइटल दिया हुआ है, जैसे उपभाग जिसको कह सकते हैं हम, कविता घटित होने का शिल्प, फैंटेसी। तो शुरू करते ही इस प्रकार का उपशीर्षक देना वो भी मेरे लिए बहुत अचंभित करने वाला था। और उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा चीजों को, और आगे बढ़ते बढ़ते 2 पेज, फिर 3 पेज, और उस दौरान आए हुए अलग अलग जो संदर्भ हैं, और जैसे मुक्तिबोध उनसे भी कुछ संदर्भ लिए गए हैं, नंद किशोर नवल से लेकर के, और ये अपने उत्तर से लेकर के, और दूसरे जो यूरोपियन और अमेरिकन जो पोइट और फिलोसफर रहे हैं, उनका जिस प्रकार से आपने उनके कथनों का प्रयोग किया है वो बहुत ही शानदार, इसको अद्भुत आपने मतलब बनाया है इस आर्टिकल को, और ये बनता चला गया है। और अगर आप इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, जैसे आपने इसके उपशीर्षक दिए, जैसे दूसरा उपशीर्षक आपने दिया गिरफ्तार अनिवार्य अभिव्यक्ति, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये ना भी देते तब भी मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं थी, क्योंकि जो आर्टिकल है वो लगातार अपनी जो गिरफ्त है, अपनी जो जिसको बोलते हैं निरंतरता है, वो बनाए हुए है, और पाठक बिल्कुल इसके अंदर चलता चला जा रहा है। और बहुत अच्छा, मतलब एक हिंदी के जो गंभीर पाठक है उसके लिए बहुत ही शानदार बन पड़ा है ये। यहाँ पर आपने जो बात कही है, जैसे नामवर सिंह से लेकर के और रामविलास शर्मा को लेकर के, रामविलास शर्मा ने जिस प्रकार से इनको मुक्तिबोध के बारे में, जैसे उनकी साइकोलॉजिकल बीमारी का जिस प्रकार से वो किया है जिक्र, अगर इस पर बस मेरी थोड़ी सी मतलब आपत्ति है। आपने कहा कि आपने मिश्र जी से राय मांगी होगी, और उन्होंने कहा होगा कि ये बड़े जो लेखक हैं, बड़े आलोचक हैं, उनके बारे में अगर कुछ गलत ना बोला जाए तो वो बेहतर रहता है। वो ठीक है, उनका एक अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध को सिजोफ्रेनिया या इस प्रकार की सेडिशन या इस प्रकार का कुछ अगर उन्होंने साइकोलॉजिकल बीमार कहा है, तो उस पर भी मतलब बात की जानी चाहिए थी। अगर वो अंधेरे में कविता के इस आर्टिकल में कहीं बैठता तो जरूर कहनी चाहिए थी। बस मेरा यही आग्रह है कि आपने भी बिल्कुल शुरुआत की है लिखने की, और बहुत अच्छा मतलब लग रहा है कि साथी हो और बहुत पहले से हम जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो बहुत बेहतर। जो आपका चौथा है विचित्र प्रोसेसन, मृत्यु दल या मृत दल, अब बहुत सारे लोगों के लिए तो ये जो उपशीर्षक है यही मतलब एक तरह से विचित्र बन जाएगा। बिल्कुल अपठनीयता जिस प्रकार का मुक्तिबोध पे लगता सही रहा बात है, है भाई, महाराज जैसे के लिए तो है भाई, विचित्र ही है सच में। वैसा ही आर्टिकल पर भी लग सकता है, और लोग आग्रही हो सकते हैं कि कम से कम मुक्तिबोध तो जैसे थे वैसे थे, कम से कम उन पर आर्टिकल लिखते वक्त तो सहज भाषा का प्रयोग किया जा सकता था। लेकिन ये मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा कि पाठकों को लेखक या कवि की दृष्टि से भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ लेखक ही सोचे कि मैं सहज हूँ, तो कम से कम पाठक भी कुछ कोशिश कर सकते हैं वहां तक पहुंचने की। ये भी एक मतलब दृष्टि है। तो मेरी तो बस यही छोटी सी टिप्पणी थी, और मतलब आपसे आग्रह भी है और आपके लिए सद्भावना भी है कि आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखते रहें। और बहुत अच्छा लग रहा है, और अपनी जो ये मीटिंग है इसका पहला ही ये इसमें मैं दो तीन कार्यक्रम था। बात जो तो आई है अभी मतलब मेरी मेरी टिप्पणी तरफ, समाप्त हो चुकी है, उनका आप मैं लोग बोल एक एक सकते हैं। लाइन में योगेश जवाब देने की बोल कोशिश सकते हैं करूंगा। सिम या शैलेंद्र। पहली बात तो ये कि मतलब मेरा पर्पस ये था कि किसी भी तरीके से मैं इस तरह की बात रख पाऊं कि आखिरकार मैंने एक
आर्टिकल लिखा क्यों? क्योंकि अगर मैं आर्टिकल पे बातचीत करूँगा उसके लिए समय भी लंबा चाहिए और मतलब वो एक अलग ही उस तरह की बातचीत होगी बिल्कुल। अगर आर्टिकल को केंद्र में रख के या कविता को केंद्र में रख के मैं बातचीत करूँगा वो बिल्कुल अलग तरीके की बातचीत होगी। मुख्य ये था कि मैंने ये आर्टिकल लिखा क्यों और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आर्टिकल में मैं नहीं बता सकता। वो यहाँ बातचीत में मैंने रखी आप सबके सामने जो आप कह रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि तैयारी नहीं थी। मैं लगातार इसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। 4-5 दिन से मेरे सामने यही क्वेश्चन था कि किस तरीके से मैं अपनी बात कॉम्पैक्ट करके रख सकूं और क्यों मैंने रखा और वो मैंने चिन्हित किए। मेरे पास सामने 7-8 किताब हैं जिनके संदर्भ दिए मैंने, वो सब मैंने यहाँ पे पेज मतलब उनके फोल्ड कर करके रखे हुए थे, वो भी मैंने नहीं पढ़े। मतलब जहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम थी और जिन वजहों से मैं आर्टिकल लिखने के लिए प्रेरित हुआ। खैर, दूसरी चीज जो पठनीयता का सवाल है, अ, अब यदि जैसे दो किसी भी बहस में दो चीजें होती है, एक दलील एक तर्क। दलील से कोई भी बहस बड़ी नहीं होती, बहस बड़ी होती है आपके तर्कों से। यदि आपके पास आपकी बात कहने के साथ साथ कोई तर्क नहीं है तो फिर मामला कमजोर है मेरे अकॉर्डिंग। मेरे पास मुक्तिबोध की पठनीयता के पक्ष में एक बड़ा तर्क ये है कि मुक्तिबोध की जो कविता है वो दरअसल अपने आप में बिंब विधान की कविता है और वो गठित होती है, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया है, मल्टीपल डायमेंशन में और मल्टीपल जो इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कोर्स हैं उनसे। जैसे वो एक ही टाइम पे अ, इसको दर्शन भी पढ़ रहे हैं, एक ही टाइम पे विज्ञान की चीजें भी पढ़ रहे हैं और एक ही टाइम पे दूसरी दूसरी चीजें भी पढ़ रहे हैं। तो यदि एकांगी समझ है, सिर्फ साहित्य की समझ है, विज्ञान की या फिलोसफी की समझ उतनी नहीं है, तो मुक्तिबोध के मर्म को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है ही। वो मैंने आर्टिकल में भी लिखा है। मुक्तिबोध के पाठ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, आपके पास फिलोसफिकल डेप्थ हो और आपके पास लिटरेरी टूल्स की जो आधुनिक कविता में, नई कविता में यूज किए गए हैं उनकी थोड़ी बहुत पुख्ता समझ हो। तो मुक्तिबोध के विषय में मेरे को तो लगता नहीं कि ऐसा कोई पठनीयता का सवाल रह जाएगा। कपिल दोबारा जुड़ गया। मैं कपिल ये कह रहा था, मैं दोबारा आपके लिए दोहरा देता हूँ बात, कि जो मुक्तिबोध के साथ पठनीयता का मसला है उसके बारे में मैं बात कर रहा था कि मुक्तिबोध की कविता जो है वो बिंब से बनती है। कविता बिंबात्मक कविता है, उसका विधान जो है बिंबात्मक है और ये मल्टीपल डायमेंशन में अप्रोच करती है पाठक को और इसका निर्माण भी जो है मल्टीपल डायमेंशन में ही होता है। ये बात मैं दोहरा रहा हूँ आपके लिए कि इसमें क्या होता है। मैंने रमेश याज्ञिक का हवाला देते हुए ये बात कही है कि एक ही टाइम पे मुक्तिबोध जासूसी के उपन्यास ही नहीं पढ़ते थे लिटरेचर के साथ, वो साइंस के मैगजीन्स पढ़ते थे, वो फिलोसफिकल चीजें पढ़ते थे और वो लिटरेचर के साथ जुड़े हुए थे। और सिर्फ हिंदी के लिटरेचर के साथ नहीं, पोलैंड के लिटरेचर के साथ, अमेरिका के लिटरेचर के साथ उनको बहसों की जानकारी थी जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही थी, पत्रिकाएं उनके पास आती थी। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मुक्तिबोध को अप्रोच करना है यदि, तो उसके लिए आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट, फिलोसफिकल डेप्थ, लिटरेचर के टूल्स की पुख्ता समझ वो जरूरी है, उसमें सामंजस्य जरूरी है। तब उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि मुक्तिबोध की पठनीयता को लेकर कोई किसी तरह का खतरा हमारे सामने बना रहेगा। मुक्तिबोध मतलब ये मैं दो बातें रखना चाह रहा था इस पूरे उसमें डिस्कशन के बारे में। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात कही भाई आपने, आखिरी बात तो बिल्कुल तोड़गी कर दी। सही बात है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत जरूरी है मुक्तिबोध को समझने के लिए। सही बात है, वो फिलोसफिकल इतने जबरदस्त हैं। खैर चलो, अपना ये तो आज का जो ये था कार्यक्रम।